नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास का एक ऐसा पन्ना खोलने जा रहे हैं जो अक्सर बड़ी बड़ी कहानियों के बीच कहीं खो सा जाता है। जी हाँ, आज बात होगी नागवंश की, एक भूली हुई गाथा। चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। जब भी प्राचीन भारत का जिक्र आता है तो दिमाग में मौर्य या गुप्त साम्राज्य का ही नाम आता है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के आने से ठीक पहले भारत के दिल में यानी सेंट्रल इंडिया में आखिर कौन राज कर रहा था? तो इसका जवाब है नागवंश। और ये कोई छोटा मोटा राजवंश नहीं था, बल्कि दूसरी से चौथी सदी के बीच की एक असली पावर हाउस थी। एक ऐसा नाम जो अब इतिहास की किताबों में कहीं दब सा गया है। तो ठीक है, अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि भाई ये नाग शासक थे कौन, आए कहां से थे? और सच कहें तो इनकी उत्पत्ति अपने आप में एक पहेली है जिसे इतिहासकार अलग अलग सुरागों को जोड़कर सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इनके ओरिजिन को लेकर ना कई दिलचस्प थ्योरीज हैं। कुछ का मानना है कि ये उन पुरानी जनजातियों से आते थे जो नागों यानी सांपों की पूजा करते थे, जो उनके नाम से भी साफ जाहिर होता है। दूसरी तरफ पुराणों जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी नाग राजाओं का जिक्र मिलता है। और सबसे बड़ी बात, उस दौर के सिक्के और शिलालेख इस बात का पक्का सबूत देते हैं कि हाँ, ये राजवंश सच में था और बड़े इलाके पर शासन कर रहा था। तो सवाल ये है कि जब नागवंश अपने पीक पर था तो उनका असर, उनका राज कहां तक फैला हुआ था? उन्होंने सिर्फ एक जगह से नहीं, बल्कि उत्तर और मध्य भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। इनके पावर के 3 मेन सेंटर्स थे। एक था पद्मावती, जो आज के ग्वालियर के पास है। दूसरा मथुरा, जो उस जमाने का एक बड़ा कल्चरल और पॉलिटिकल हब था। और तीसरा कांतिपुरी। सोचिए, ये 3 शहर उनकी शक्ति के 3 मजबूत स्तंभ। अब बात करते हैं इनके सबसे मशहूर राजा की। नाम था भवनाग। इन्हें नागवंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है उन्होंने न सिर्फ अपने राज्य को मजबूत किया, बल्कि मध्य भारत के एक बड़े हिस्से पर जीत हासिल की। अगला बड़ा नाम आता है गणपति नाग का। अब इनकी खास बात पता है क्या है? इनके राज के इतने सारे सिक्के मिले हैं जो इस बात का सबूत हैं कि मथुरा के इलाके पर इनकी पकड़ कितनी मजबूत थी। असल में ये सिक्के ही हैं जो आज हमें इनके बारे में इतनी जानकारी देते हैं। और फिर जिक्र आता है वीरसेन का, जो पद्मावती वाले ब्रांच के एक बड़े राजा थे। उन्होंने अपने इलाके में नाग सत्ता को इतनी मजबूती दी कि वो वाकई एक शक्ति का स्तंभ बन गए। लेकिन जैसा कि इतिहास में हमेशा होता है, कोई भी ताकत हमेशा के लिए नहीं रहती। नागों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा एक नया, तेजी से बढ़ता साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य। और यहीं से कहानी में एक नया और बहुत ही जरूरी मोड़ आता है। जरा उस वक्त का पॉलिटिकल सीन सोचिए। एक तरफ थे नाग, जो कई अलग अलग रीजनल पावर्स का एक ग्रुप थे, एक तरह का संघ। और दूसरी तरफ थे गुप्ता, जो एक सेंट्रलाइज साम्राज्य बना रहे थे और बहुत तेजी से अपना इलाका बढ़ा रहे थे। जाहिर है, इन दोनों का टकराव तो होना ही था। और इस टकराव का सबसे बड़ा, सबसे ठोस सबूत हमें मिलता है प्रयाग प्रशस्ति से। ये इलाहाबाद के स्तंभ पर लिखा हुआ एक शिलालेख है जिसमें सम्राट समुद्रगुप्त की जीतों के बारे में लिखा है। और उसमें साफ साफ लिखा है कि समुद्रगुप्त ने कई नाग राजाओं को हराया था। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये पत्थर पर लिखा हुआ इतिहास है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस टकराव का नतीजा आखिर हुआ क्या और नागवंश अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गया। ये उनकी कहानी का आखिरी अध्याय है। राजनीति से थोड़ा हटकर देखें तो नागों का कल्चरल योगदान भी काफी अहम था। वो हिंदू धर्म को गहराई से मानते थे। उन्होंने मंदिर बनवाने और ब्राह्मणों को दान देने की परंपरा को काफी बढ़ावा दिया। और हाँ, जैसा उनके नाम से ही पता चलता है, सर पूजा यानी नाग पूजा को उनके राज में एक खास जगह मिली हुई थी। तो आखिर इनका पतन हुआ कैसे? देखिए, ये एक प्रोसेस था। सबसे पहले तो गुप्त साम्राज्य का वो उदय जिसे कोई रोक नहीं पा रहा था। फिर समुद्रगुप्त के मिलिट्री कैंपेन में नाग शासकों की हार हुई। इस हार से क्या हुआ? उन्होंने अपना इलाका और अपना असर दोनों खो दिया। और आखिर में वो धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य में ही समा गए। और बस इसी तरह चौथी सदी के खत्म होते होते एक वक्त की ये महान शक्ति इतिहास के पन्नों से लगभग गायब हो गई। उनका पॉलिटिकल वजूद खत्म हो गया। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है। ये बात तो हम सब सुनते हैं कि इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं। हम सब गुप्त साम्राज्य की महानता के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उन शक्तियों की कहानियों का क्या, जो हार गईं, जो उस महानता को बनाने की प्रक्रिया में कहीं पीछे छूट गईं?
शायद उनकी भूली बिसरी कहानियों में भी हमारे लिए कोई ना कोई सबक जरूर छिपा है।